नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम उत्तराखंड में जो हमारी परीक्षावाणी की जो सीरीज चल रही है, तो आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज बात करेंगे उत्तराखंड में मध्यकाल के बारे में, आधुनिक काल के बारे में। इससे जो हमारा पिछला वाला टॉपिक था वो मध्यकालीन उत्तराखंड था और उसमें हम बात करेंगे आधुनिक उत्तराखंड के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आधुनिक उत्तराखंड में क्या क्या प्रमुख परिस्थितियां रहती हैं। आधुनिक काल में हमें क्या मिलता है, एक तो गोरखा शासन देखने को मिलता है, उसके अलावा ब्रिटिश शासन हमें देखने को मिलता है और फिर उसके बाद जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन रहता है फिर यहाँ पर क्या होता है, स्वतंत्रता आंदोलन जो देश में जो मूवमेंट चलता है तो उसका इफेक्ट फिर उत्तराखंड पर भी पड़ता है। तो यहाँ पर हमें 1857 की क्रांति, फिर उसके बाद 1857 क्रांति के बाद घटनाक्रम, भारत छोड़ो आंदोलन, महिलाओं की भूमिका और स्वतंत्रता आंदोलन में पत्र पत्रिकाओं का योगदान और आज़ाद हिंद फौज का योगदान। तो ये आज के हमारे टॉपिक हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो परीक्षा वाणी हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है, तो जो उसमें फैक्ट दिए गए हैं तो इसमें हम केवल उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गोरखा शासन। अब गोरखा शासन की हम बात करें तो ये क्या थे, नेपाल के वासी थे, यानी नेपाल के रहने वाले थे, नेपाल से आए थे और ये लड़ाकू और साहसी होते थे, यानी लड़ाकू और काफ़ी वीर और साहसी होते थे। 1790 ईस्वी में ये क्या करते हैं, एक हवाला बाग के साधारण से युद्ध में महेंद्र चंद को परास्त कर देते हैं, यानी चंद वंश का अंत कर देते हैं और अल्मोड़ा पर क्या कर देते हैं, अधिकार कर देते हैं। अल्मोड़ा पर अधिकार करके वहाँ पर उनका शासन प्रारंभ हो जाता है, यानी 1790 में कुमाऊं पर कब्जा हो जाता है गोरखाओं का। और फिर 91 में क्या करते हैं, गढ़वाल पर भी आक्रमण करते हैं 1791 में। और इसके संबंध में भी हमें दो मत देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि पराजित होते हैं और कुछ विद्वान मानते हैं कि यह लड़ाई क्या है, अनिर्णित रहती है। यानी तब तक क्या होता है कि नेपाल पर चाइना का आक्रमण हो जाता है, जिससे जो उनके मेन जो सेनापति थे, चाहे अमर सिंह थापा हो, हस्तदल चौधरी हो, तो वहाँ की नेपाल की जो सरकार है वो उनको वापस बुला लेती है। तब 1792 में क्या होता है, यहाँ पर श्रीनगर की संधि होती है। तो इसके बाद देखिए 1792 में श्रीनगर की संधि हो जाती है। किस किस के बीच होती है श्रीनगर की संधि, पंवार शासक यानी प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच। गोरखा और पंवार शासक के बीच श्रीनगर की संधि होती है। कब होती है, 1792 ईस्वी में। उसके बाद 1803 में फिर क्या करते हैं, पुनः आक्रमण करते हैं। 1803 में गढ़वाल पर पुनः आक्रमण करते हैं और इसका नेतृत्व करते हैं अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौधरी। ये दोनों प्रमुख रूप से उनका गोरखा सेना का नेतृत्व करते हैं। और इस समय क्या होता है कि यहाँ पर भूकंप भी आता है और जनता काफ़ी त्रस्त रहती है और शासन प्रशासन जो गढ़वाल शासक का शासन प्रशासन था तो वो भी काफ़ी एक्टिव नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि गढ़वाल के काफ़ी बड़े भूभाग को क्या कर देते हैं, गोरखा कब्जा कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि वो काफ़ी बड़े भूभाग को उन्होंने कब्जा कर लिया। तो गढ़वाल नरेश जब जो प्रद्युमन शाह रहते हैं वो श्रीनगर छोड़ के क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तब श्रीनगर पर आक्रमण होता है और गढ़वाल नरेश क्या होते हैं, श्रीनगर को छोड़ देते हैं और मैदानी भाग में आ जाते हैं। फिर उसके बाद उनके द्वारा सेना और अन्य संसाधन इकट्ठे किए जाते हैं और फिर क्या होता है, गोरखा और पंवार शासक के बीच एक निर्णायक युद्ध होता है। निर्णायक युद्ध होता है जिसमें पंवार शासक और गोरखा सेना भाग लेती है और इस युद्ध का नाम है खुड़बुड़ा युद्ध, यानी दोनों के बीच युद्ध होता है। ये होता है 14 मई 1804। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 14 मई 1804 को यह युद्ध होता है और इस युद्ध में प्रद्युमन शाह शहीद हो जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं इस युद्ध में। तो प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में
और इसके बाद कुमाऊं और गढ़वाल पर क्या हो जाता है, गोरखाओं का कब्जा हो जाता है। यानी संपूर्ण रूप से हमारे उत्तराखंड पर गोरखा शासन क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है 1804 से। अब जब गोरखाओं का शासन प्रशासन स्थापित हो गया, गोरखा काफ़ी अत्याचारी थे, तो यानी जो जनता थी वो काफ़ी त्रस्त थी इनके शासन में। फिर उसके बाद क्या होता है कि लगातार मांग हो रही थी कि गोरखाओं को क्या करो, यहाँ से भगाओ। तो अंग्रेज भी, उनका जो साम्राज्य विस्तार था वो भी उनके लिए एक चुनौती बना हुआ था। तो फिर अंग्रेज क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं गोरखाओं पर। और इसी क्रम में क्या होता है, कुमाऊं पर आक्रमण होता है अप्रैल 1815 में। और ये होता है कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में। यानी कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण होता है अप्रैल 1815 में। और इसमें कुमाऊं को ये विजित कर लेते हैं। इसके अलावा गोरखा सरदार रहते हैं अमर सिंह थापा, उनसे मोलाव का किला विजित करते हैं 15 मई 1815 को अंग्रेज। तो 15 मई 1815 को मोलाव का किला जीत लेते हैं अमर सिंह थापा से। और इस विजय के साथ ही क्या होता है, कुमाऊं का सत्ता का हस्तांतरण भी हो जाता है। 27 अप्रैल 1815 को क्या होता है, एक संधि होती है जिसे कुमाऊं विजित हो जाता है। अल्मोड़ा पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो गोरखाओं से संधि करते हैं 27 अप्रैल 1815 को। तो यह आपको ध्यान रखना है डेट, 27 अप्रैल 1815 को। और संधि के तहत क्या करते हैं, कुमाऊं की सत्ता का हस्तांतरण होता है। और ये संधि होती है कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक बमसा के बीच। यानी जो कुमाऊं के शासक थे बमसा और अंग्रेज कर्नल गार्डनर के बीच यह संधि होती है। और इसी के तहत क्या होता है, कुमाऊं का सत्ता का हस्तांतरण होता है, यानी गोरखों से अंग्रेजों के पास चली जाती है। फिर इसके बाद संगोली की संधि या सुगोली की संधि बिहार में होती है। और ये होती है 28 नवंबर 1815 को। तो ये आपको ध्यान रखना है, सुगोली या संगोली की संधि होती है 28 नवंबर 1815 को। और ये होती है चंपारण बिहार में। और ये गोरखा और अंग्रेजों के बीच यह संधि होती है। प्रारंभ में जो नेपाल सरकार है वो क्या करती है, इस संधि को मानने से इनकार कर देती है कि जी हम संधि नहीं मानेंगे। फिर क्या होता है, जब संधि मानने से इनकार कर दिया तो फरवरी 1816 में, 28 नवंबर 1815 में क्या होता है, संधि हो गई। फिर जब वो मानने से उन्होंने नेपाल सरकार ने इनकार कर दिया तो उसके बाद क्या होता है, फरवरी 1816 में अंग्रेजों द्वारा पुनः नेपाल पर क्या क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। और अंततः 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार क्या कर देती है, इसे ऑफिशियली स्वीकार कर देती है। तो 2 डेटें हैं, आपने दोनों को याद रखना है। यानी 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। और संधि हुई थी 28 नवंबर 1815 को, सुगोली या संगोली की संधि भी इसे कहा जाता है, चंपारण बिहार में। तो ये दोनों डेटें आपको याद रखनी है। संगोली या सुगोली संधि की शर्तों की बात करें कि उनकी शर्तें क्या थी, किस तरह की शर्तें थी, तो गढ़वाल और कुमाऊं को अंग्रेजों को सौंपा जाना। यानी पहली शर्त क्या थी, जो गढ़वाल और कुमाऊं का संपूर्ण भूभाग है वह अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। दूसरा, सिक्किम नेपाल की दक्षिणी सीमा से गोरखा द्वारा अंग्रेजों को सौंपना। यानी जो नेपाल और सिक्किम की दक्षिणी सीमाएं हैं वह पूरा क्या करना था, अंग्रेजों को सौंपना था। और तीसरी संधि की शर्त थी कि काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना स्वीकार करना था नेपाल सरकार ने। यानी काठमांडू में क्या रहेगा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। और जिसके तहत जो गार्डनर थे, यहाँ के पहले कमिश्नर भी थे, उनको ब्रिटिश रेजिडेंट बनाकर भेजा जाता है नेपाल में। तो अब देखिए, गोरखा शासन की बात करें तो गढ़वाल में यह 25 वर्ष रहा और कुमाऊं में यह 10.5 वर्ष रहा। संपूर्ण उत्तराखंड में अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण शासन इनका रहा। और इन्होंने जनता पर काफ़ी अत्याचार किए। और इस अत्याचारी पूर्ण शासन को या इनके काल को क्या कहा जाता है, गोरख्याली कहा जाता है। यानी गोरख्याली नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये भी
इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि गोरखाओं का अत्याचार एवं अन्यायपूर्ण शासन को क्या स्थानीय नाम क्या है या स्थानीय आधार पर क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गोरख्याली। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, गोरखों के बाद अंग्रेज शासन, संगोली की संधि हमने देख ली, अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। अब अप्रैल 1815 तक क्या होता है, कुमाऊं पर अधिकार हो जाता है संपूर्ण। कुमाऊं पर क्या हो जाता है, टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड पर क्या हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और इसको नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर क्या कर देते हैं, उत्तरी पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना देते हैं। यानी नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर क्या कर देते हैं, उत्तरी प्रांत का हिस्सा बना देते हैं। और इसके बाद यूके के प्रथम कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं कर्नल ई गार्डनर। मई 1815 में इनको नियुक्त किया जाता है कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर के रूप में, कर्नल ई गार्डनर। यहाँ पर जो नॉन रेगुलेशन का मतलब ये है कि इसके लिए जो नियम कानून है, ये इकाई है जो, जैसे कुमाऊं था या हमारा पूरा उत्तराखंड था, कुमाऊं का ही हिस्सा था, तो इसमें जो रेगुलेशन होगा, रेगुलेट करेंगे, तो इनको जो कमिश्नर रहते हैं इनके अपने अधिकार होते हैं कि यहाँ के भूभाग के हिसाब से क्या है, आप नियम कानून बनाएं, अपने हिसाब से चलाएं। तो उसको नॉन रेगुलेशन प्रांत कहा जाता था। अब इसके बाद प्रथम कमिश्नर नियुक्त हो गए कर्नल ई गार्डनर। और प्रशासनिक सुविधा हेतु क्या किया जाता है, कुमाऊं जनपद का गठन किया जाता है 1815 में। कुमाऊं जनपद का गठन किया जाता है। और साथ में जो गढ़वाल शासक थे सुदर्शन शाह, यानी जो लगातार मांग कर रहे थे कि आप क्या करो, हमारा राज्य वापस दिलाओ, गोरखों पर आक्रमण करो, तो गढ़वाल शासक से क्या करते हैं, जो कहते हैं कि युद्ध हार जाने के रूप में उनसे काफ़ी बड़ी रकम मांगते हैं, जो सुदर्शन शाह देने में असमर्थ होते हैं। तो फिर अंग्रेज क्या करते हैं कि पूर्वी गढ़वाल का जो भाग है, यानी एक तरफ क्या हो गई, टिहरी रियासत हो गई, और दूसरा उसका जो पूर्वी भाग है, तो यानी जो श्रीनगर वाला क्षेत्र है, तो वो पूरी तरह से हड़प लेते हैं अंग्रेज। तो फिर क्या होता है कि सुदर्शन शाह से जो पूर्वी भाग है गढ़वाल का, तो वो क्या करते हैं, ब्रिटिश के या अंग्रेज़ों के अधीन चला जाता है। तो 1817 में देहरादून को सहारनपुर जनपद में शामिल किया जाता है। 1817 में देहरादून जनपद का गठन कर सहारनपुर में इसे सम्मिलित कर दिया जाता है। अब ब्रिटिश राज के प्रारंभ में स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड में हमें दो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयाँ देखने को मिलती हैं। पहला है कुमाऊं जनपद और दूसरा है टिहरी रियासत। यानी एक तरफ कुमाऊं जनपद है जो ब्रिटिशों के अधीन है, और दूसरी है टिहरी रियासत जो पंवार वंशजों के अधीन है, यानी प्रद्युमन शाह के वंशज उसमें शासन करते हैं। तो 1839 में मुख्यालय स्थानांतरण होता है श्रीनगर से पौड़ी। यानी जो मुख्यालय अंग्रेज क्या करते हैं, श्रीनगर को बनाते हैं, और 1839 में क्या होता है, मुख्यालय का स्थानांतरण किया जाता है, श्रीनगर से पौड़ी किया जाता है, और पौड़ी गढ़वाल नामक एक नए जनपद का गठन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1839 में पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया जाता है, और श्रीनगर से पौड़ी जो इसका मुख्यालय था वो स्थानांतरित किया जाता है। फिर 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया जाता है। यानी 1854 ईस्वी में नैनीताल को पूरे कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया जाता है, और अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरण किया जाता है मुख्यालय का। इससे पहले जो मुख्यालय था वो कहाँ था, अल्मोड़ा यानी राजधानी क्षेत्र में ही बनाया गया था। तो उसके बाद 1854 में क्या करते हैं, मुख्यालय को क्या कर देते हैं, नैनीताल शिफ्ट कर देते हैं या उसका स्थानांतरण कर देते हैं। अब 1890 तक की बात करें कि उत्तराखंड की स्थिति कैसी है। अब देखिए 1890 तक क्या है, कुमाऊं जनपद है, पौड़ी गढ़वाल जनपद है, और साथ में टिहरी रियासत यानी स्वतंत्र रियासत टिहरी है। यानी दो जनपद ब्रिटिश शासन के अधीन है, और टिहरी रियासत अलग से चल रही है। 1890 की ये स्थिति है। फिर 1891 में क्या होता है कि कुमाऊं जो जनपद था या कुमाऊं जो जिला था, ये इसको दो भागों में बांट देते हैं। इसको दो भागों में बांट दिया जाता है,
अल्मोड़ा और नैनीताल, यानी अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जनपदों में बांटा जाता है। अगर प्रश्न आता है कि अल्मोड़ा कब बना या नैनीताल कब बना, कब जिले बने, तो कब बने थे 1891 ईस्वी में। फिर इसके बाद 1902 में गठन होता है संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के अंतर्गत इसको रखा जाता है। यानी 1902 में जो उत्तराखंड या कुमाऊं का जो हिस्सा या भाग था, ये मतलब जो पूरा हमारा ब्रिटिश उत्तराखंड था, इसको क्या करते हैं, ये संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का के अंतर्गत कर देते हैं, उसके अधीन कर देते हैं, उसके पार्ट बना देते हैं। फिर 1904 में नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड को हिल स्टेट का दर्जा दिया जाता है। 1904 में पहली बार नैनीताल गजेटियर है और उसमें क्या होता है कि इसको हिल स्टेट का दर्जा दिया जाता है नैनीताल गजेटियर में। 1937 तक क्या रहता है, उत्तराखंड संयुक्त प्रांत का अंग रहता है। 1937 में इसे उत्तराखंड संयुक्त प्रांत का अंग बना दिया जाता है। और 1947 में स्वतंत्रता के समय इसकी स्थिति की हम बात करें तो 1947 में एक तरफ है ब्रिटिश यूके यानी ब्रिटिश उत्तराखंड, जिसमें पौड़ी, और दूसरा जिला है अल्मोड़ा और नैनीताल। यानी स्वतंत्रता तक जो स्थित रहती है तो उत्तराखंड में पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल 3 जनपद रहते हैं और साथ में स्वतंत्र रूप से रहती है टिहरी रियासत। यानी जो हमारे उत्तराखंड की स्थिति क्या रहती है, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल नामक जनपद रहते हैं और साथ में रहती है टिहरी रियासत। उत्तराखंड 26 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का एक भाग बना। यानी 26 जनवरी जब आज़ादी मिली तो उसके बाद क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का एक पार्ट बनता है हमारा उत्तराखंड। इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन। 1857 की क्रांति का असर उत्तराखंड में बहुत कम रहा। अब उसका कारण क्या है कि एक तो गोरखा शासन से ब्रिटिश शासन क्या लग रहा था, जनता को सुधारवादी लग रहा था, यानी उनसे थोड़ा सही लग रहा था। दूसरा, कुमाऊं कमिश्नर जो हेनरी रैमजे थे उस समय, वो कुशल एवं उदार व्यक्ति थे। यानी वो उनका जो व्यक्तित्व था एक कुशल और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो इसके कारण भी काफ़ी हद तक उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का असर बहुत कम रहा। तीसरा, टिहरी नरेश की ब्रिटिश भक्ति, यानी जो टिहरी के शासक थे सुदर्शन शाह, उनकी ब्रिटिश भक्ति थी, जिसके कारण क्या होता है कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया और जो भी व्यक्ति इससे संबंधित पाया गया या तो उसको जेल में डाल दिया गया या राज्य से बाहर कर दिया गया। और दूसरा, राज्य में क्या था, शिक्षा, संचार और यातायात साधनों की कमी थी, यानी लोगों को इसकी जानकारी काफ़ी कम थी। तो ये भी कुछ कारण थे कि शिक्षा, संचार और ये प्रचार प्रसार नहीं था, लोगों तक जागरूकता इतनी पहुंच नहीं पाई थी। तो इसके बाद इस क्रांति की बात करें तो थोड़ा बहुत इस क्रांति का प्रभाव हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कालू मेहरा का। कालू मेहरा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चलाया और इन्हें यूके का उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव भी प्राप्त है। और इनकी बात करें तो ये बिसंगांव, लोहाघाट, चंपावत के थे और इन्होंने 1857 में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया और जिसका काम क्या था कि क्रांति का प्रचार प्रसार करना था, लोगों को जोड़ना था। तो 1857 की क्रांति को प्रचार प्रसार करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हल्द्वानी क्षेत्र। हल्द्वानी क्षेत्र की बात करें तो 17 सितंबर 1857 को लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने क्या किया, हल्द्वानी पर कब्जा कर दिया था। यानी 17 सितंबर 1857 को 1857 की क्रांति के समय 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब्जा किया और ब्रिटिशों द्वारा काफ़ी मुश्किलों के बाद पुनः हल्द्वानी पर कब्जा किया। यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा काफ़ी मुश्किलों से पुनः वापस कब्जा किया गया। 1857 की क्रांति में अनेक क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। यहाँ पर अनेक क्रांतिकारी अपना बलिदान देते हैं। 1857 के बाद की स्थिति की बात करें हम तो 1857 के बाद एक तो राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार होना प्रारंभ हो जाता है और इसका जो प्रमुख योगदान है आर्य समाज व अन्य संगठनों को जाता है।
इन्होंने देश प्रेम की भावना का लोगों में प्रचार प्रसार किया, लोगों को जोड़ा, और इसके साथ ही धार्मिक और सामाजिक सुधार और शिक्षा के प्रसार प्रसार में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। यानी राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार होता है 1857 की क्रांति के बाद उत्तराखंड में। और इसमें क्या क्या घटनाक्रम होता है। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है अल्मोड़ा में। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है इसी डिबेटिंग क्लब के अंतर्गत, और कुमाऊं में इससे काफ़ी राजनीतिक चेतना का विस्तार होता है। फिर 1886 में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में सम्मेलन होता है, जिसमें 2 कुमाऊं नेता भाग लेते हैं, जिनमें ज्वालादास जोशी जिनमें से एक थे। यानी ज्वालादास जोशी भाग लेते हैं 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। 20वीं सदी के प्रारंभ में पंडित गोविंद वल्लभ पंत का उत्तराखंड की राजनीति में प्रवेश होता है। यानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत 20वीं सदी के प्रारंभ में क्या होते हैं, राजनीति में आते हैं। और 1903 में वह क्या करते हैं, गोविंद पंत द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना की जाती है। यानी जागरूकता बढ़ाने के लिए, राजनीतिक चेतना का विस्तार करने के लिए हैप्पी क्लब की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, गोविंद पंत के द्वारा स्थापना की जाती है। 1905 में बंगाल विभाजन का राज्य पर व्यापक असर रहा। 1905 का जो बंगाल विभाजन था, तो उसका जो राज्य पर इम्पैक्ट था वो काफ़ी व्यापक रूप से था। यहाँ भी काफ़ी आंदोलन चलाए गए। 1911 से 17 के बीच व्यापक जन आंदोलन हुए, वन आंदोलन हुए, जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी प्रमुख रूप से थे। वन नीति के विरोध स्वरूप में, यानी वन नीति का जो विरोध था वो अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी में काफ़ी व्यापक था। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। 1912 ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूके ट्रिपल से एग्ज़ाम में कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1912 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार और साथ ही आंदोलनों को सुसंगठित तरीके से चलाने हेतु, यानी जो जितने भी आंदोलन चलाए जाते थे उनको एक संगठित रूप से चलाने के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अब तिलक व एनी बेसेंट से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल आंदोलन चलाए गए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि उत्तराखंड में जो इतिहासकार हैं वो 1914 कहते हैं कि 1914 में यहाँ पर होम रूल आंदोलन चलाए गए, लेकिन तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। अब यूके ट्रिपल सी की बात करें तो वो 1914 ही मानते हैं, तो हम यही लेके चलेंगे कि होम रूल आंदोलन उत्तराखंड में 1914 में चलाया गया था। तो इसमें जो उत्तराखंड के प्रमुख नेता थे, जिसमें विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल, हेमचंद आदि लोगों ने भाग लिया था। यानी होम रूल लीग आंदोलन चलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 1916 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने क्या की थी, देहरादून की यात्रा की थी। गांधी जी देहरादून आए थे 1916 में। 1916 में ही क्या होता है, कुमाऊं परिषद का गठन होता है। ये महत्वपूर्ण है कि कुमाऊं परिषद का गठन होता है 1916 में, जिसमें प्रमुख योगदान किसका है, गोविंद पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे का रहता है। स्थानीय प्लस स्वतंत्रता आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी ये कुमाऊं परिषद का स्थानीय और स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और 1926 ईस्वी में इस संस्था का विलय कांग्रेस में ही हो जाता है। पुनः क्या हो जाता है, कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में क्या होता है, अपेक्षाकृत स्वतंत्रता आंदोलन थोड़ा बाद में शुरू होता है। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन होता है, जिसको बैरिस्टर मुकुंदलाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जिसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 1919 में ये दोनों नेता बैरिस्टर मुकुंदलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा अमृतसर कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेते हैं। और 1920 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन में जनता द्वारा सहयोग दिया जाता है। यानी गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में, तो उसको जनता द्वारा काफ़ी समर्थन दिया जाता है। उसके बाद जनवरी 1921 में यहाँ पर कुली बेगार प्रथा का अंत हो जाता है 13-14 जनवरी 1921 में, और ये होता है बागेश्वर में।
कुली बेगार प्रथा का अंत होता है और सरयू नदी में बेगार से संबंधित जो रजिस्टर रहते हैं उनको बहा दिया जाता है। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 स्वतंत्रता सेनानी मौजूद रहते हैं और इसके संबंध में जो रजिस्टर रहते हैं, बेगार रजिस्टर रहते हैं, उनको सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है और इसके साथ ही ये जो कुली बेगार प्रथा थी उसका यहाँ पर अंत हो जाता है। 1929 में गांधी जी की उत्तराखंड यात्रा। 1929 में गांधी जी उत्तराखंड आते हैं, जिसमें 14 जून से 2 जुलाई तक वह कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा करते हैं और 16 से 24 अक्टूबर के तक वो गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा करते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो 14 जून से 2 जुलाई के तक वो हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौशानी आदि जगहों पर जाते हैं और कौशानी में वो 12 दिन में क्या करते हैं, वहाँ प्रवास करते हैं, रुकते हैं और अनासक्ति योग के नाम से वह गीता की भूमिका लिखते हैं। अनासक्ति योग के नाम से वह क्या करते हैं, गीता की भूमिका लिखते हैं और कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी उन्होंने कहा है। यानी कौशानी को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कौशानी से काफ़ी प्रभावित हुए और उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा। 26 जनवरी 1930 में उत्तराखंड के सभी स्थानों पर क्या फहराया जाता है, तिरंगा फहराया जाता है, नमक बनाया जाता है और टिहरी रियासत को छोड़कर, यानी टिहरी रियासत में ना तो नमक बनाया गया ना तिरंगा फहराया गया। तो उत्तराखंड के अन्य स्थानों पर जो ब्रिटिश के अधीन थे या अंग्रेजों के अधीन थे वहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है और नमक कानून तोड़कर नमक बनाया जाता है। गांधी जी द्वारा 78 सत्याग्रहों के साथ दांडी यात्रा, जिसमें से उत्तराखंड के 3 व्यक्ति यहाँ से शामिल थे। यानी गांधी जी द्वारा 78 जो सत्याग्रहों के साथ उन्होंने दांडी यात्रा की थी, तो उसमें यहाँ उत्तराखंड से 3 प्रमुख व्यक्ति शामिल थे, जिसमें ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखा वीर खड़क बहादुर शामिल थे। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखा वीर खड़क बहादुर। अब 1930 में क्या होता है कि दुगड्डा में पहला राजनीतिक सम्मेलन होता है गढ़वाल में और पंडित धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में ये सम्मेलन दुगड्डा में किया जाता है और उसी में ही आंदोलनों की रूपरेखा भी तय होती है। 1942 तक राष्ट्रीय होटल स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमुख केंद्र था और 1942 तक जो ये राष्ट्रीय होटल धनीराम मिश्र का था या स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहता है, वर्तमान में यह खंडर में तब्दील हो गया है। 23 अप्रैल 1930 में पेशावर कांड घटित होता है। 23 अप्रैल 1930 पेशावर कांड, और जिसके नायक कौन रहते हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी रहते हैं। और घटना क्या होती है कि निहत्थे अफगानों पर 2/18 जो गढ़वाल राइफल्स थी उसको गोली चलाने के लिए कहा जाता है, परंतु गढ़वाली क्या कर देते हैं, सीज फायर कर देते हैं, मना कर देते हैं कि आपने गोली नहीं चलानी है। तो इस घटना से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू जी द्वारा 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करते हैं। संपूर्ण देश में क्या करेंगे, गढ़वाल दिवस मनाएंगे 23 अप्रैल 1930 को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेशावर कांड कब हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था और इसके नायक थे चंद्र सिंह गढ़वाली, जो 2/18 गढ़वाल राइफल से संबंधित थे। 1930 में गडोदिया स्टोर डकैती कांड होता है और इसमें जो राज्य के भवानी सिंह रावत थे तो वो इसमें शामिल थे। गडोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में। 1937 में गांधी आश्रम चनौदा में सोमेश्वर अल्मोड़ा की स्थापना की जाती है और ये की जाती है शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा, यानी शांतिलाल त्रिवेदी हैं उनके द्वारा इस आश्रम की स्थापना की जाती है। स्थापना के बाद यह राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन जाता है और 1942 में कमिश्नर द्वारा इसको बंद कर दिया जाता है। यानी 37 से 42 तक क्या चलता है और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहता है और किसके द्वारा, शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है चनौदा सोमेश्वर में। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा। यानी जो मूवमेंट था भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, उसका काफ़ी प्रभाव यहाँ पर रहा। जगह जगह हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुई और प्रतिक्रिया स्वरूप फिर क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन चक्र चलाया गया।
दमन चक्र की बात करें तो देघाट अल्मोड़ा में यहाँ पर हीरामणि, हरकृष्ण, बद्रीदत्त, कांडपाल क्या हो गए, शहीद हो जाते हैं इस 1942 में, जब जो जगह जगह हड़तालें प्रदर्शन होते हैं तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिश सरकार जो दमन चक्र चलाती है। सालम अल्मोड़ा में 25 अगस्त 1942 को यहाँ पर टीका सिंह, नरसिंह धानक आदि व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। और इसके साथ ही सल्ट क्षेत्र में सल्ट क्रांति होती है 5 सितंबर 1942 को, जहाँ पर खुमाड़ में सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, वहाँ पर विद्रोह किया जाता है और इसमें गंगाराम व खीमादेव नामक सगे भाई क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और चूड़ामणि व बहादुर सिंह कुछ दिन बाद शहीद होते हैं। गांधी जी द्वारा सल्ट की भूमिका हेतु संज्ञा दी जाती है कुमाऊं का बारदोली, यानी कुमाऊं का बारदोली गांधी जी कहते हैं सल्ट को, तो ये आपको ध्यान रखना है। और गढ़वाल का बारदोली है गुजरू को कहा जाता है, पौड़ी में स्थित है। 5 सितंबर को आज भी शहीद स्मृति दिवस यहाँ मनाया जाता है, यानी उनकी याद में, सल्ट क्रांति की याद में 5 सितंबर 1942 के पक्ष में 5 सितंबर को शहीद दिवस, वहाँ पर शहीद स्मृति दिवस आज भी मनाया जाता है। आंदोलन के दौरान नैनीताल और चमोली जिलों में डाक बंगले जलाए गए, सरकारी इमारतें जलाई गई, सरकारी संपत्ति को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया गया। तो ये 1942 ईस्वी में जो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन था, तो उसमें यहाँ के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसका जो प्रभाव था यहाँ पर काफ़ी व्यापक रूप में भी रहा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विद्यालयों की स्थापना, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिलांगी गढ़वाल के क्षेत्र में यहाँ पर सदानंद कुकरेती द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाती है सिलांगी गढ़वाल में, और प्रेम विद्यालय की स्थापना की जाती है देवकीनंद पांडे व भगीरथ पांडे के द्वारा ताड़ीखेत अल्मोड़ा के क्षेत्र में। यानी यहाँ पर शिक्षा के प्रचार प्रसार करने के लिए सिलांगी में सदानंद कुकरेती द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय और देवकीनंदन पांडे व भागीरथ पांडे द्वारा प्रेम विद्यालय की स्थापना की जाती है। महिलाओं की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुछ सक्रिय प्रमुख महिलाएं जिनमें कुंती वर्मा, पद्मा जोशी, कुंता देवी रावत, दुर्गा देवी पंत, भागीरथी देवी वर्मा, तुलसी देवी रावत, भिवेड़ी देवी, भक्ति देवी, भागलू देवी, जानकी देवी, मंगला देवी, रेवती देवी और शकुंतला देवी क्या थी, प्रमुख थे। नमक सत्याग्रह के दौरान विशेष रूप से सक्रिय, नमक सत्याग्रह के दौरान विशेष रूप से सक्रिय महिलाओं में बिमला देवी, जानकी देवी, भागीरथी देवी, शकुंतला देवी, सावित्री, पद्मा जोशी। अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था। अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में तिरंगा फहराया जाता है विष्णु देवी शाह द्वारा, इनके नेतृत्व में तिरंगा फहराया जाता है, जिसमें शामिल थी कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला देवी और रेवती आदि प्रमुख महिलाएं इनके साथ शामिल थी। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को दबाने के लिए फिर क्या होता है, प्रतिक्रिया स्वरूप दमन चक्र चलाया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसमें फरवरी 1932 के समय कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया जाता है। यानी महिलाओं की भूमिका को कम करने के लिए कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी होता है, जिसमें 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल में रखा जाता है और पद्मा जोशी को लखनऊ जेल में रखा जाता है फरवरी 1932 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसमें देश सेवक संगठन से संबंध मालती देवी का काफ़ी योगदान रहा इस आंदोलन में। इन्होंने विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती और भागीरथी देवी, इनके नेतृत्व में, मालती देवी के नेतृत्व में इन्होंने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई और उसमें इन्हें 15 वर्ष की सज़ा सुनाई गई, यानी 15 साल की इनको सज़ा सुनाई गई। मालती देवी के नेतृत्व में इन्होंने रेल संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और इसमें विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती व भागीरथी देवी इनके साथ शामिल थी। सरला बहन कौन थी? गांधी जी की विदेशी प्रमुख शिष्या थी और ये इंग्लैंड मूल की थी। इनका पूर्व नाम क्या है? हाइलामन है और इनको गांधी जी ने अल्मोड़ा भेजा। कौशानी में इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की और कताई बुनाई कर महिलाओं को आंदोलन के लिए तैयार किया। यानी सरला बहन ने क्या किया? लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कर उनको कताई बुनाई कर आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आंदोलन के लिए, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी तैयार किया। तुलसी देवी,
सरला बहन से प्रेरणा पाकर पिथौरागढ़ में कताई बुनाई केंद्र व ऊन गृह उद्योग की समिति की स्थापना की। यानी सरला बहन से प्रेरणा पाकर, गांधी जी की शिष्य से प्रेरणा पाकर तुलसी देवी जी ने भी पिथौरागढ़ में कताई बुनाई केंद्र खोला और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। और साथ ही इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाओं की भूमिका तैयार की। इनका जो प्रमुख वाक्य है कि रो नहीं आगे बढ़ो, तो महिलाओं के लिए इन्होंने प्रमुख वाक्य दिया कि रोना नहीं है, आगे बढ़ना है, रो नहीं आगे बढ़ो। सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 बहनें रही, कमला एवं बसंती। तो इन्होंने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका अदा की। गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्य थी मीरा बहन, जिन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की थी और महिला जागृति में भी अहम भूमिका निभाई। तो पशुलोक की स्थापना किसने की थी? मीरा बहन ने की थी ऋषिकेश में। पत्र पत्रिकाओं का योगदान। पत्र पत्रिकाओं का योगदान की बात करें, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जागरूकता में इनका व्यापक योगदान रहा, जिसमें सबसे पहले नाम आता है अल्मोड़ा अखबार का। अल्मोड़ा अखबार डिबेटिंग क्लब द्वारा 1871 में इसका प्रकाशन हुआ। यह साप्ताहिक पत्र था। कहाँ से निकलता था? अल्मोड़ा से निकलता था। और इस पत्र ने आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। 1918 में होली अंक में इसके संपादक बद्रीदत्त पांडे थे। उन्होंने गज़ल के माध्यम से तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर थे उन पर प्रहार किया और इससे उन्होंने पेपर पर जुर्माना लगाया और इसे बंद कर दिया गया। यानी अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद कर दिया गया। अल्मोड़ा अखबार के बाद बद्रीदत्त पांडे द्वारा सितंबर 1918 में शक्ति नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया गया। तो इनके द्वारा अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद शक्ति नामक पत्रिका निकाली गई, जो कि साप्ताहिक थी। 1901 में गठन होता है गढ़वाल यूनियन का गठन किया जाता है। यानी गढ़वाल यूनियन का गठन होता है 1901 में और देहरादून में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध इसका गठन किया जाता है। 1905 में गिरजादत्त नैथानी के संपादकत्व में गढ़वाल नामक अखबार का प्रकाशन किया जाता है। यानी गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन किया जाता है 1905 में। और टेरी रियासत द्वारा इसे कई बार बंद करवाने का प्रयास भी किया जाता है और गढ़वाल यूनियन के अंतर्गत इसे निकाला जाता है। कर्मभूमि की बात करें तो कर्मभूमि का संपादन करते हैं भक्त दर्शन और भैरव दत्त द्वारा। ये 1939 में किया जाता है पौड़ी से। 1947 में देहरादून से प्रकाशन किया जाता है युगवाणी नामक पत्रिका का, जो कि मासिक रहती है। यानी एक मासिक पत्रिका थी और देहरादून से इसका प्रकाशन होता था। आज़ाद हिंद फौज में यूके का योगदान। आज़ाद हिंद फौज की बात करें, जिसका प्रमुख योगदान था स्वतंत्रता में, तो आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंडी सैनिकों की बात करें तो इसमें 12% लगभग 2500 के आसपास क्या थे? उत्तराखंडी सैनिक थे। इसमें 12% सैनिक थे। नेताजी के निजी सहायक बुद्धिशरण रावत और कर्नल कौन थे? पितृशरण रतूड़ी थे। ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल सिंगापुर के कमांडर चंद्र सिंह नेगी रहते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल सिंगापुर के जो कमांडर रहते हैं चंद्र सिंह नेगी रहते हैं। और नेताजी के अंगरक्षक बटालियन यानी गढ़वाली बटालियन के कमांडर रहते हैं मेजर देव सिंह दानू जी गढ़वाली बटालियन के कमांडर रहते हैं। ज्ञान सिंह बिष्ट और महेंद्र सिंह युद्ध में शहीद हो जाते हैं। ज्ञान सिंह बिष्ट और महेंद्र सिंह क्या होते हैं? इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। और नेताजी के जो अंगरक्षक बटालियन रहती है उसके कमांडर रहते हैं मेजर देव सिंह दानू। आधुनिक काल में हमारे गोरखा शासन, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता आंदोलन ये कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे अन्य जन आंदोलन, पृथक राज्य हितों आंदोलन यानी उत्तराखंड बनने का आंदोलन और स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने के प्रयास। तो ये आधुनिक काल के जो प्रमुख टॉपिक हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट इनको अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें चैनल में। धन्यवाद।